गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे आप सभी लोग। लास्ट टाइम हम जो डिस्कस कर रहे थे वो लीनियर अलजेब्रा में डिस्कस कर रहे थे, है ना। और हम जो डिस्कस करके गए थे उसमें हमने एल आई सेट कैसे निकालते हैं, एल डी सेट कैसे निकालते हैं, उनके ऊपर क्या पॉसिबल एप्लीकेशन हो सकती है उनको डिस्कस किया था। और साथ में उससे पहले हमने कॉलम स्पेस, नल स्पेस कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें डिस्कस करी थी। तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज शुरुआत कर रहे हैं हम किसके साथ, बेसिस के साथ। तो इसमें हम क्या चीज देखेंगे कि बेसिस कैसे बनाई जाती है और उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड रहा होगा वो डिस्कस करेंगे। और उसको कंटिन्यू करने के बाद इसके जो भी रिजल्ट हैं पॉसिबल वो डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे किसमें, डायमेंशन की तरफ। और डायमेंशन के एप्लीकेशंस करेंगे, डायमेंशन कैसे निकालते हैं और उसको देखेंगे, है ना। तो शुरुआत करते हैं बेसिस के साथ। तो बेसिस बनाने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक डिमांड और एक फियर। डिमांड क्या है कि जैसे कि रियल लाइफ में अगर बेसिस का एग्जांपल देखा जाए तो आप लोगों ने मकान बनते हुए देखा होगा, बिल्डिंग बनते हुए देखी होंगी, है ना। तो उसमें आपको क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट रहती है। आपको ईंटें चाहिए होंगी, सरिया चाहिए, सीमेंट चाहिए, पानी चाहिए, और बाकी जो हमारे वर्कर हैं वो चाहिए, है ना। और जो भी हमारे काम के इंस्ट्रूमेंट है वो भी यूज होंगे, है ना। तो ये चीजें चाहिए, फिर साथ में एक चीज और चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में चाहिए। ये दो चीजें चाहिए ना, कि कितनी क्वांटिटी में क्या क्या चीज लगेगी। तो यानी कि जो चीजें लगेंगी, जो भी चीजें यूज होंगी वो तो बनेंगे वेक्टर, और कितनी लगेंगी वो बनेंगी स्केलर। तो बेसिस का काम क्या है, आपने उन सब चीजों का यूज करके क्या बनाया, बिल्डिंग बना के तैयार कर दी। तो बेसिस का काम भी बिल्कुल वही है, सेम। तो वो वेक्टर स्पेस के लिए वेक्टर बनाने का काम करती है। आप जो चाहे वो वेक्टर बना सकते हैं। जैसा आपके पास रॉ मटेरियल होगा उसी मात्रा में आप चीजें बना पाएंगे। जैसे कि आप एक बड़ई के पास गए, तो आपने उससे बोला कि मुझे 3 टेबल और 3 चेयर चाहिए, ठीक। लेकिन बड़ई ने बोला कि मेरे पास इतना सामान है कि मैं आपको 3 टेबल तो दे सकता हूं लेकिन चेयर 2 ही दे पाऊंगा, ठीक। तो उसकी क्या है ये, तो उसके पास जो भी रॉ मटेरियल अपना उपस्थित है, प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो जितना बना सकता है उसने बना के दे दिया। तो ये नहीं है कि आप जबरदस्ती उससे करोगे नहीं मुझे तो 3 ही चाहिए। वो जितना दे पाएगा उतना ही तो यानी कि कहने का मतलब है कि आपके सेट में कैसे वेक्टर प्रेजेंट हैं, ठीक। उनका स्पैन कैसा दिखता होगा। तो उन सब चीजों को चेक करना पड़ेगा। अगर स्पैन हमारी डिमांड को पूरा कर देता है तो वो हमारे लिए बेसिस का काम करेगा। अगर वो ज्यादा चीजें बना रहा है और जरूरत से ज्यादा बना रहा है तब भी हमारे लिए बेकार है, और जरूरत से कम बना रहा है तब भी हमारे लिए बेकार है। तो यानी कि बीच की एक आइडियल सिचुएशन हमें चाहिए होगी फिर बेसिस बनाने के लिए। तो उस पे भी आएंगे अभी वापस। तो डिमांड क्या है, डिमांड है कि अगर आप किसी भी सेट को बेसिस क्लेम कर रहे हैं तो उसकी डिमांड है सबसे पहले वो स्पैनिंग सेट होना चाहिए। स्पैनिंग सेट का सेंस है कि वो पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट करता हो, ठीक। दूसरी डिमांड है उसकी कि वो एल आई सेट होना चाहिए। ये नहीं है कि उसमें एल डी वैक्टर आ जाए, एल डी सेट बन जाए, जरूरत से ज्यादा चीजें मिल जाएं। जरूरत से कम हो गई तो वो स्पैनिंग खत्म, और जरूरत से ज्यादा हो गई तो एल आई खत्म। सही है। तो डिपेंडेंसी और नॉन डिपेंडेंसी का भी इसमें बड़ा रोल है, ठीक। तो अगर कोई भी चीज स्पैनिंग सेट है तो उसके ऊपर डर किस बात का है कि शॉर्टेज ऑफ वेक्टर ना हो जाए। अगर शॉर्टेज ऑफ वेक्टर हो गई तो वो पूरा वेक्टर स्पेस नहीं बना पाएगी, जो हम बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बन पाएगा। तो जैसे आपने बोला कि 3 टेबल और 3 चेयर चाहिए, है ना। तो लेकिन चेयर कितनी बना पाया, वो 2 ही बना पा रहा है ना। तो शॉर्टेज ऑफ वेक्टर हो गई, तो यानी कि उसके पास इतना रॉ मटेरियल था ही नहीं कि वो पूरा बना के हमें दे पाए। लेकिन उसने बोला दूसरी चीज है एल आई की डिमांड। तो फिर जरूरत से ज्यादा नहीं आ जाए। जब जरूरत से ज्यादा चीजें आ जाती है तो लोग फेंकना शुरू कर देते हैं, है ना। ठीक है ना। तो ये हमारे पास दो इसकी मेन फैक्ट वैल्यू है बेसिस की रियल लाइफ के अंदर, ठीक। तो इससे पहले बेसिस का और, तो एक आइडियल सिचुएशन कैसे फाइंड आउट की जाए, सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या है। लेट बी ओवर एफ बी अ वेक्टर स्पेस, डेफिनेशन है ना। लेट बी ओवर एफ बी अ वेक्टर स्पेस,
a subset V of B over F, ठीक है, is called basis for B over F if, दो डिमांड्स है, दोनों डिमांड्स के बारे में हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि बी स्पैन करना चाहिए, बी स्पैन्स बी, दैट मीन्स एल ऑफ बी क्या मिलना चाहिए, मिलके पूरा वेक्टर स्पेस होना चाहिए, ठीक है। स्पैन कैसे निकालते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, बी इज एल, बी अपने आप में एल आई होना चाहिए। तो ये हमारी डेफिनेशन बनती है किसकी, वेक्टर स्पेस की, सही है। तो और नोट करके लिख लेते हैं कि एवरी वेक्टर स्पेस हैज यूनिक, सॉरी, एवरी वेक्टर स्पेस हैज बेसिस, ठीक। हर वेक्टर स्पेस के पास एक बेसिस जरूर मिलेगी, वो चाहे इनफाइनाइट बेसिस हो सकती है, चाहे वो फाइनाइट बेसिस हो सकती है, ठीक, सही है ना। आप बेसिस के दो टाइप होते हैं, उनको आप उस वाली बुक में देख सकते हैं, एक तो गिलबर्ट स्टेंज में भी देख सकते हैं, एक वो फ्रीडबर्ग में। फ्रीडबर्ग में दो तरीके की आपको बेसिस के बारे में पढ़, पढ़ने के लिए मिल सकता है ना। तो आप देख सकते हैं कि दो टाइप की कौन कौन सी, हैमल बेसिस करके आती है, एक और होती है ना, एक शॉर्डर बेसिस है, एक हैमल बेसिस, ऐसे करके कुछ है, ठीक, आप उसमें देख सकते हैं ना। दूसरा डिमांड, दूसरी क्या चीज है इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन, कि एवरी वेक्टर स्पेस के पास बेसिस होगी, और दूसरी चीज है कि बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस इज नॉट यूनिक, basis for a vector space is not यूनिक। तो वेक्टर स्पेस के लिए जो भी बेसिस मिलेगी वो यूनिक नहीं होती है, तो इसी के ऊपर हमने एक रिजल्ट बना रखा है कि वो यूनिक क्यों नहीं होती है ना, ठीक है। जैसे आपने एक, हम पीछे डिस्कस करके आए थे कि अगर हमारे पास एक कोई एल आई सेट है, सही है, तो हमने एक रिजल्ट डिस्कस करा था ये वाला, याद कीजिए, ये रिजल्ट डिस्कस करके आए थे। तो हमने क्या बोला था कि W1 W2 WN आर द एल आई सेट, और B1 B2 VN कोई भी वेक्टर है जिनकी फॉर्म क्या है, दे आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W WI, है ना, W के लीनियर कॉम्बिनेशन में ही लिखे गए हैं VI जो भी हैं। तब अगर BI को लिखने का तरीका इस तरीके से, तो अगर ए का डिटरमिनेंट हमने नॉन जीरो रखा था, तब हमने क्लेम करा था कि ये भी जो होगा VI वाले जो वेक्टर है सब LI होंगे। तो ऐसे ही हम क्लेम करके चलेंगे यहाँ पे बिल्कुल सेम, कि अगर WI आर द बेसिस, सही है, और B1 B2 BN एनी वेक्टर है जो किसकी फॉर्म में लिखे गए हैं, W1 W WN के, है ना, सही है। देन, और ए कोई भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है जो बी को ट्रांसफॉर्म कर देती है डब्ल्यू आई की फॉर्म में, है ना, यानी कि डब्ल्यू आई की जो बेसिस एल आई वैक्टर है या बेसिस के वैक्टर हैं उनको अलग निकाल देगी और ए मैट्रिक्स बन जाएगी बाहर। अगर ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो गया तो तुरंत वो भी क्लेम करेगा कि ये जो बी आई यानी कि B1 B2 VN है ये भी बेसिस बन जाएंगे, बिल्कुल सेम रिजल्ट है, कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ, सही है। यही रिजल्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना, और कैसे लिखेंगे, अगर सपोज दैट, लेकिन बस लिखने का तरीका हमारा थोड़ा सा अलग होगा, है ना। तो रिजल्ट क्या है, प्रूफ एकदम इसका सिंपल है, हम प्रूफ में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, आप सिंपली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बना के सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। अगर B1 B2 VN आर द एलिमेंट्स ऑफ बेसिस, या लेट B1 B2 से लेकर VN बी अ बेसिस फॉर FN, बी अ basis for Fn, and A is n cross n, and A is n cross n
invertible matrix over the field F, then we are claiming that we are saying that the set AV1 AV2 से लेकर AVN ये जो सेट बना है is also a basis for is also a basis for FN, तो ये भी FN की बेसिस ही होगी, ये ऐसा हमसे बोला गया है। ठीक, तो इस तरीके से आप FN की बेसिस बना बेसिस तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप बना लीजिए, मान लीजिए कि इनसे कोई भी वेक्टर जनरेट होता होगा, ठीक, तब आप उसको क्या बना देंगे, तो कोई भी वेक्टर बनाने के लिए आप इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन यूज करेंगे ना, इसको बेसिस क्लेम कर रहे हैं तो आप इसको इस फॉर्म में रखेंगे कुछ ऐसे करके प्रूफ में, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ऐसे करके ये लास्ट वाला कॉलम ए बी एन, और मिलके आप कोई भी एक रैंडम वेक्टर बना लेंगे एक्स, तो मिलके क्या बन जाएगा, ये एक्स इज इक्वल टू ए जैसा बन जाएगा। यहां से आप ए को बाहर निकाल लीजिए, तो ए B1 B2 से लेकर वी एन एक्स इज इक्वल टू ए, दोनों तरफ ए इनवर्स ऑपरेट कर दीजिए, वी एन एक्स मिलकर ए इनवर्स ए। अब ये क्या है, इसके पास तो सॉल्यूशन होगा ही होगा, क्योंकि ये बेसिस के एलिमेंट हैं, बेसिस के एलिमेंट के पास तो कंसिस्टेंसी होगी, तो यानी कि यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा एक्स, तो ये एक्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। एक मैंने रफ आइडिया आप लोगों को दे दिया है ना, कि ये कैसे बनेगा। ठीक, आगे बढ़े। तो अब बात आती है कि भाई बेसिस बनती कैसे है ना, कि इसके पीछे का बैकग्राउंड कैसे रहा होगा, क्या आइडियल सिचुएशन हमने निकाली होगी। ठीक, सही है। तो जो फ्रेडवर्क की बुक है उसमें एक क्वेश्चन आता है, जनरली पूछा जाता है, मैक्सिमल एलआई सेट, मिनिमल एलआई सेट क्या होते हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेंगे। तो क्या ऑब्जर्वेशन है, हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक सेट एस है या S1 है, जो भी आप इंडेक्स देना चाहें दे सकते हैं उसको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, S1, और जो अपने आप में क्या है, स्पेनिंग सेट है। सही है, और मैंने माना कि वो एलआई नहीं है, स्पेनिंग सेट तो है लेकिन एलआई नहीं है। तो अगर वो स्पेनिंग सेट है और एलआई नहीं है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि वो सेट एलडी होगा, एलडी है तो इसका मतलब क्या है, जरूरत से ज्यादा वेक्टर होंगे। अब कितने हैं, इस बात की गारंटी कौन ले, है ना, तो कितने हैं ये तो हमें पता नहीं है। तो हमने क्या करा, जो भी वेक्टर एलडी फॉर्म कर रहा है तो उसको एक वेक्टर को हटा दिया। ठीक, तो हमने दूसरा सेट बना लिया S2। S2 एक ऐसा सेट बना है कि वो स्टिल स्पेनिंग सेट है, लेकिन एलआई अभी भी नहीं बना। अगर एलआई अभी भी नहीं बना है तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का तो यही मतलब हुआ कि उसके पास अभी भी कोई एक ऐसा वेक्टर है जो प्रीसीडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। यस और नो, अगर ऐसा है तो फिर हम उस जो भी वेक्टर ऐसा होगा दिख रहा होगा उसको बाहर फेंक देंगे कि तुम जाओ भाई, S3 एक सेट बना लेंगे। वो हमने इस तरीके से बनाया कि वो स्पेनिंग सेट अभी भी है, लेकिन वो एलआई बनने में अभी भी मना कर रहा है कि मैं एलआई अभी भी नहीं हूं। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी कब तक, तो कभी ना कभी जाके मान लो ये 2023 तक आप ये प्रोसेस करते चले गए, तो जरूरी नहीं है कि आप 2023 वेक्टर ही निकालें, तो वो स्पेनिंग सेट है लेकिन एलआई बनने से मना कर रहा है अभी भी। जैसे ही आपने अगला वेक्टर निकाला, उसने बोला कि हाँ अब मैं एकदम स्पेनिंग सेट हूं,
और साथ में एल भी हूं। अब इसने बोल दिया कि मैं एल हूं, सही है। तो एल स्पेनिंग भी है और एल भी है। जैसे आपने एक वेक्टर और निकाला 25 में जाके, सही है। तो अब ये बोलेगा कि भाई मैं स्पेनिंग सेट नहीं हूं, लेकिन अब एल रहूंगा। अगर एक बार एल बन गया तो उसमें से और वेक्टर निकालोगे तो वो एल रहेगा, सही है। तो अब आप इस प्रोसेस को चलते चले जाइए, लेकिन एस के पास क्या होंगे, सेट के पास फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर होंगे। तो कहीं ना कहीं जाके ये प्रोसेस जाके टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी फिर, है ना। कैसे? 2026 पे भी ढूंढने जाओगे तो ये फिर मना कर देगा कि मैं स्पेनिंग नहीं हूं, लेकिन एल बन जाऊंगा। मुझे एल बनने में अब कोई दिक्कत नहीं है, स्पेनिंग बनने में दिक्कत हो रही है। तो ये प्रोसेस यहां से लेके यहां तक की अगर आप देखें 2023 तक, और 2025 से लेके लास्ट तक, जहां पे भी जाके ये टर्मिनेट होगी। तो ये दो ऐसी कंडीशन है जहां पर स्पेनिंग है तो एल नहीं है, एल है तो स्पेनिंग नहीं है, सही है। तो ये जो दोनों चीजें हैं मिलकर क्या करेंगी, नॉट बेसिस, नॉट बेसिस, क्योंकि बेसिस की डिमांड कितनी है कि आप एल भी बनिए और बेसिस और एल स्पेलिंग सेट भी बनिए, सही है। तो ये जो बनी है अपनी, ये जो आइडियल सिचुएशन बनी है अब, ये 2024 में ये, तो यही जो आइडियल सिचुएशन बनी है इसी का नाम है बेसिस। समझ में बात आ रही है? तो ये क्या है, तो अगर आप देखो स्पेलिंग सेट ऊपर की तरफ से देखा जाए तो स्पेलिंग सेट की कार्डिनलिटी बड़ी है, आप उसमें से वेक्टर हटाते हुए आ रहे हैं, है ना। स्पेलिंग सेट की कार्डिनलिटी बड़ी है, हटाते हुए जा रहे हैं, हटाते 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 यहां तक आके स्पेलिंग तो रहा, लेकिन इसके बाद स्पेलिंग बनना बंद हो गया। तो ये क्या बना होगा फिर, ये सबसे छोटा स्पेलिंग सेट बना होगा। और यहां पर आके एल आई नहीं है यहां तक 2023 तक, लेकिन यहां पे जाके एल आई हो गया। और उसके बाद जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो एल आई सेट तो है, लेकिन एलिमेंट कम होते जा रहे हैं। तो सबसे छोटा स्पेनिंग है और सबसे बड़ा एल आई है। तो इसी चीज का नाम है मिनिमल स्पेनिंग, मैक्सिमल एल आई। तो मिनिमल और मैक्सिमल क्यों बोलना है इसको, यानी कि, लेकिन कहने कहने का कहा तो ये जाना चाहिए कि भाई मैक्सिमम एल आई है और मिनिमम स्पेनिंग है, लेकिन आप बोल रहे हो कि मिनिमल और मैक्सिमल। तो मिनिमल मैक्सिमल इसलिए बोला जा रहा है कि एक लेवल पे जाके बहुत सारी चीजें सेम हो सकती हैं, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक लेवल पे जाके मैक्सिमम चीजें, मैक्सिमम लेवल की एक से ज्यादा चीजें मिलती हैं, तो ऐसी चीजों को मैक्सिमल बोलते हैं। और एक लेवल पे जाके मिनिमम चीज की एक जैसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तो ऐसी चीजों को मिनिमल बोलते हैं फिर। तो वहां से कॉन्सेप्ट आया मैक्सिमल स्पेनिंग और मिनिमल, सॉरी मैक्सिमल एल और मिनिमल स्पेनिंग। तो ये फ्रेडबर्ग की बुक में दे रखा है ऐसा, ठीक है। नई डेफिनेशन मैं एक बार अपने एमएससी के यूनिवर्सिटी के पेपर में लिखे आया था, मैक्सिमल एल आई और मिनिमल स्पेनिंग। तो उनको पता ही नहीं है क्या होता है, टीचर को। अब भाई आप लोगों की गलती है इसमें नहीं पढ़ते हो तो, सही है। तो मैंने, उन्होंने इंटरव्यू में भी पूछा तो मैंने फिर यही बताया, तो वो मुझसे पूछ रहे कि तुमने कहाँ पढ़ा। तब मैंने उनको बताया कि भाई मैंने इस बुक में ये पढ़ा है, ऐसा ऐसा दिया है उसमें, ठीक है। तो ये तो बस थोड़ी बहुत चलती रहती है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी बात रही किसकी, स्पेनिंग सेट की और बेसिस की, यानी कि एल आई सेट की। इन दोनों के मिक्सचर की बात हो गई कि बेसिस कैसे बनाते हैं। चेक करने का तरीका बिल्कुल आसान है, स्पेनिंग कैसे चेक करते हैं, एल आई कैसे चेक करते हैं। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, है ना। तो आगे बढ़ा जाए। तो आगे जो है इसमें एक आती है इसमें रिप्लेसमेंट लेमा। काम क्या करती है वो बता देता हूँ उसमें। रिप्लेसमेंट लेमा, ठीक है। रिप्लेसमेंट लेमा का काम ये है कि आप एक तरफ मान के चलेंगे कोई वेक्टर स्पेस का स्पेलिंग सेट है और एक तरफ एल आई सेट है, ठीक है।
आप एल सेट के वेक्टर को स्पेनिंग सेट में भेजना शुरू कर दीजिए। तो हम इनडायरेक्टली ये क्लेम करना चाहते हैं कि स्पेनिंग सेट की अगर कोई भी वेक्टर स्पेस है और उसके स्पेनिंग सेट और एल सेट में क्या रिलेशन हो सकता है। तो वहां से जाके रिप्लेसमेंट लेमा प्रूफ करती है कि फॉर एनी वेक्टर स्पेस बी ओवर एफ, तो स्पेनिंग सेट की जो कार्डिनलिटी होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगी उसके एल सेट से। तो ये रिप्लेसमेंट लेमा का मेन कॉन्सेप्ट है। सही है कि स्पेनिंग सेट की कार्डिनलिटी हमेशा उसकी एल सेट से ज्यादा या इक्वल होगी। तो ये बात आप अभी ऑब्जर्व करके भी आए थे कि भाई देख लो स्पेनिंग सेट की कार्डिनलिटी उसके एल सेट से या तो ज्यादा होगी या उसके इक्वल हो सकती है मैक्सिमम। ठीक, तो ये हमारी रिप्लेसमेंट लेमा है। इनडायरेक्टली मैंने यहाँ डिस्कस वही करी है रिप्लेसमेंट लेमा, आप ये भी कह सकते हैं, है ना। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट लेमा की बात हो गई। अब चलते हैं किसकी तरफ, डायमेंशन की तरफ। ये है सबसे अच्छा टॉपिक, डायमेंशन। डायमेंशन बिमा, फिजिक्स में तो बिमा बोलते हैं, है ना, तो हिंदी में बिमा बोलते हैं। तो डायमेंशन क्या है, द डेफिनेशन दे रखी है, द डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस इक्वल्स टू द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन बेसिस। सो डेफिनेशन है, द डायमेंशन of a vector space is equals to the number of vectors, the number of vectors in a basis। बेसिस के अंदर यानी कि नंबर ऑफ वेक्टर्स इन प्रेजेंट इन बेसिस, तो बेसिस के पास कितने एलिमेंट है वही वेक्टर स्पेस की डायमेंशन बन जाएगी, है ना। फिर ये तो बात हुई डायमेंशन की, इसके बाद आता है फाइनाइटली या फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस। फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, ये क्या होते हैं, यानी कि नाम से क्लियर पता चल रहा है कि फाइनाइट डायमेंशन यानी कि ऐसे वेक्टर स्पेस जिनकी बेसिस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, वो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं आर स्क्वायर ओवर आर, है ना, कि आर एन ओवर आर, ठीक, सी ओवर आर, तो ये सब क्या है, फाइनाइट डायमेंशन के वेक्टर स्पेस रहते हैं। तो यहाँ पे डायमेंशन, ठीक, यहाँ पर इनफाइनाइट डायमेंशन भी हो सकती है और फाइनाइट भी हो सकती है। तो ओवरऑल डायमेंशन हमने बोला है, जैसे कि आप पॉलिनोमियल पी एन ओवर आर की बेसिस ले लीजिए, तो उसमें अभी आपके पास एन वेक्टर ही दिखेंगे ऐसे करके। सही है, तो ऐसे करके ये इसमें एन एक्स की पावर एन तक की डिग्री की पॉलिनोमियल आ जाएंगी पी एन आर में, है ना। लेकिन जब यही डिग्री आप इनफाइनाइट लेवल तक ले जाएंगे, जैसे कि साइन एक्स के एक्सपेंशन में इनफाइनाइट डिग्री की पॉलिनोमियल मिलती है, साइन एक्स कॉस एक्स, तो कलेक्शन ऑफ ऑल वेक्टर स्पेसेस, तो उनको बनाने का कोई, उनके पास कोई रिक्वायर्ड एकदम जनरल बेसिस तो है नहीं, तो उनके बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो वहां पे बेसिस की बात करना मुश्किल पड़ जाती है इनफाइनाइट के बेस में, है ना। कुछ चीजों की हम बता सकते हैं, कुछ चीजों की बता भी नहीं पाते, है ना, ये दिक्कत होती है फिर। इसलिए हम डायरेक्ट बात करते हैं किसकी, सीधे फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस की, है ना। ठीक, आगे जो है इसमें वो है एल्गोरिथम टू फाइंड डायमेंशन। एल्गोरिथम टू फाइंड या टू इवेलुएट द डायमेंशन, टू फाइंड, हाउ टू फाइंड डायमेंशन, ऐसे भी कह सकते हैं कि डायमेंशन कैसे निकाली जाए। तो उनकी एल्गोरिथम क्या है, सबसे पहले दो ही स्टेप है इसमें, और पहला स्टेप तो यही है कि राइट द जनरल फॉर्मेट ऑफ द फैक्टर्स। पहला स्टेप है राइट द जर्नल फॉर्मेट ऑफ फैक्टर्स
स्टेप 2, काउंट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। काउंट द, ये हमारे दो जर्नल स्टेप रहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब बात आती है कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज व्हाट, अ प्लेस वेयर यू कैन पुट एनीथिंग। डिग्री ऑफ फ्रीडम, अ प्लेस वेयर, या यू या वी कैन पुट एनीथिंग। यानी कि एक तरीके से अगर हम शुरुआती लेक्चर्स की बात करें तो उसमें हमने मैट्रिसेस में एंट्री काउंट करी थी, तो वहां पे हमने नॉन ट्रिवियल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करा था। तो बिल्कुल सेम चीज है डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्री प्रेजेंट, कितनी नॉन ट्रिवियल है। वही सब चीजें हमारी किस में जाती हैं, डायमेंशन की काउंटिंग में जाती हैं। उसी तरीके से हम डायमेंशन को काउंट करते हैं। ठीक, तो जैसे कि क्वेश्चन है एक, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर V कोई वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल n क्रॉस m मैट्रिसेस, लेट V be the vector space of all n cross m matrices over the field of real number, over the field of real number, then ये पूछ रहा है कि भाई आप इन तीन चार चीजों की डायमेंशन बताइए। सबसे पहले पूछा है कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होगी, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V की क्या होगी। दूसरा पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ ऑल n क्रॉस m सिमेट्रिक मैट्रिसेस, डायमेंशन ऑफ ऑल n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तीसरा क्वेश्चन है कि डायमेंशन ऑफ ऑल n क्रॉस n, डायमेंशन ऑफ ऑल n क्रॉस n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इन सब की हमसे डायमेंशन पूछिए कि भाई इनकी डायमेंशन निकाल के बताइए कितनी होगी। एकदम आसान है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली चीज नहीं है ना। आप जर्नली क्या है, जर्नल स्ट्रक्चर मान लीजिए, तो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो जर्नल स्ट्रक्चर बनेगा वो वेक्टर स्पेस n क्रॉस m का दे रखा है ना। अगर n क्रॉस m का है तो जैसे तीन दो दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो हमें जो दे रखा है n क्रॉस n पर है, या तो हम एक काम करते हैं पूरा क्वेश्चन n क्रॉस n पे कर लेते हैं, नहीं तो फिर इसके ऊपर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को n क्रॉस n की जगह n क्रॉस n कर लेते हैं, तो जल्दी हम इसको ढूंढ लेंगे। क्योंकि अब वेक्टर स्पेस के ऊपर इसका सबसेट बनेगी ना, तो सबसेट बनाने के लिए n क्रॉस n है, यहाँ n क्रॉस n ही रह गई, तो वो वेल डिफाइन नहीं हो पा रही है ना। ठीक है ना, नहीं तो फिर क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, n और m को इक्वल करके तब क्वेश्चन करना पड़ेगा फिर, है ना। तो पहले वाले का जनरल स्ट्रक्चर देख लीजिए, A11 से लेकर 1n 21 22 से लेके 2n n1 n2 से लेके nn, ये हमारे पास मैट्रिक्स का, ये वेक्टर स्पेस की एंट्रीज का जनरल स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। ठीक, अब आप देखिए
A11 A12 A1n A21 A22 से लेके A2n और एंड सो ऑन गोइंग AN1 AN2 से लेके ANN। ये क्या है? ये कोई भी रियल नंबर है। तो आप इनकी जगह कोई भी एंट्री रखो, कोई भी रियल नंबर रखो, तो आप कितने पोजीशन पे कितने रियल नंबर रख सकते हो? तो ये पोजीशन अपनी जगह फ्री, ये भी अपनी जगह फ्री, ये भी अपनी जगह फ्री। जो मना है वो रखो, जो मना है वो रखो, जो मना है वो रखो, जो आपका मन आ रहा है वही रखते चले जाओ। सिंपल, जो मन आ रहा है वो रखते हुए चले जाओ। तो आप ऐसे कितने पोजीशन है जिन पर जो मन आए वो रख सकते हो? इसी का नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अ प्लेस वेयर यू कैन पुट एनीथिंग, यानी कि नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन प्रेजेंट। सही है, तो कितनी प्रेजेंट है? तो कितना ऑर्डर है मैट्रिक्स का? n क्रॉस n। तो पहले वाले का डायमेंशन कितना हो गया? यहां से पता चल रहा है कि डायमेंशन ऑफ b जो रहेगी वो n स्क्वायर रहेगी। क्लियर है बात? दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे वाले में क्या रहा है कि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स उठानी पड़ेंगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उठाने के लिए आपका जो स्ट्रक्चर दिखता होगा वो कुछ A11 12 से लेकर, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, आसानी रहेगी करने में। ठीक है, 13 से लेकर 1n सिमेट्रिक है, तो जो एंट्री यहां होगी वही यहां होगी। और 22 23 से लेकर 2n 13 823 833 से लेकर 3n। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, बढ़ती चली जाएगी। ठीक, एडजेसेंट पोजीशन जो बन रही है इसकी वो एकदम इक्वल बन रही है। तो लास्ट एंट्री जो जा रही होगी यहाँ पर A1n A2n, और ये यहाँ पर आ रही होगी A3n और लास्ट में AN। तो कुछ इस तरीके से n क्रॉस n मैट्रिक्स बनेगी। तो अगर आप डायगोनली जाएं, इस डायगोनल के अलोंग जाएं, तो जो एंट्री यहां होगी वो यहां प्रेजेंट होगी, जो यहां होगी वो यहां प्रेजेंट होगी, जो यहां होगी वो यहां प्रेजेंट होगी, जो यहां होगी वो, तो दे आर ऑन देयर एडजेसेंट पोजीशंस। तो अगर आपने एक बार ऊपर की रो फिल कर दी, तो ये जो डायगोनल जो आपने वर्टिकली लगा रखी है ये तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। डायगोनल के ऊपर की, अगर डायगोनल की एंट्री को छोड़ दो आप और ऊपर की एंट्री देखो, आप ऊपर की एंट्री जब भरना शुरू करेंगे तो नीचे की जो बची है आधी नॉन डायगोनल एंट्री वो तो ऑटोमेटिक भर रही है। तो अगर टोटल एंट्री कितनी है आपके पास? टोटल एंट्री तो n स्क्वायर है, उनमें से डायगोनल वाली कितनी है? n है, उनको हटा दो थोड़ी देर के लिए। तो अब बच कितनी गई? दे आर द टोटल ऑफ द नॉन डायगोनल एंट्री, और उनमें से भी आधी ऑटोमेटिक फिल हो रही है, तो आधी तो ये हो गई फिल। तो जो ऊपर की भरेगा वो नीचे की भर देंगी, या जो नीचे से भरना शुरू करेगा उसकी ऊपर की भर देगी ऑटोमेटिकली। लेकिन ये डायगोनल एंट्री 1 1 1 2 1, सॉरी 1 1 2 2 3 3 4 4 n n, ये भी एकदम फ्री है, आप इनकी जगह कुछ भी रखिए। तो इनको और जोड़ दो, तो सॉल्व करने पे कितना पता चल गया? n n+1/2। यहां से पता चल रहा है कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डायमेंशन रहने वाली है ओवर द ऑर्डर n क्रॉस n, वो रहेगी n n+1/2। तो यहाँ पे फील्ड का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अब इस एंट्री को भरने के लिए एक ही एलिमेंट चाहिए। अगर यही चीज कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर होता, ओवर द कॉम्प्लेक्स, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो वो x+iy टाइप का होता, जहां पर x और y दोनों कहां से आते? रियल नंबर से आते। तो अब यानी कि एक एंट्री को भरने के लिए दो रियल नंबर चाहिए। ठीक, तो टोटल कितनी एंट्री है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के पास? तो इन सबको भरने के लिए कितने एलिमेंट चाहिए? दो ही एलिमेंट चाहिए। तो दो से गुणा हो जाएगी, तब उस केस में इसका आंसर होता n+1। तो यानी कि फील्ड का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है ना? तो ऐसे ही आप स्क्यू सिमेट्रिक की निकाल लीजिए, वो आएंगी कितनी? तो स्क्यू सिमेट्रिक की आने वाली है n² - n/2, और इसकी आ गई n² + n। तो इस तरीके से
क्या है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की डायमेंशन निकाली जाती है। ओके और नोट ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन के अगर फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे लिखते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग। क्या पूछिए डायमेंशन? पहला पूछा है वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, ठीक है, विद रियल कोफिशिएंट ओवर द रियल, विद रियल कोफिशिएंट, सही है, ओवर आर डिग्री लेस देन इक्वल टू एन, डिग्री लेस देन इक्वल्स टू एन, सही है। और फिर कह रहा है कि कोफिशिएंट जो है वो कॉम्प्लेक्स है लेकिन ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर ही है। तो तो जैसे मैं एक चीज और बताना भूल गया कि ये जो मैंने बढ़ा है ओवर द कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर ओवर द कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि हम जो एंट्री रख रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर रख रहे हैं, लेकिन इसका फील्ड जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो रियल नंबर ही कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि वी आर कंसीडरिंग द आंसर कितना, ओवर सी ओवर आर कंसीडर कर रहे हैं, फिर ऐसा कंसीडर करके चल रहे हैं। कहीं आप ये ना सोच लें कि इन्होंने सी ओवर सी का आंसर भी कि एन एन स्क्वायर प्लस एन रख दिया, वो गलत है। तो क्योंकि इसका डायमेंशन जो हो जाएगा सी ओवर सी वन डायमेंशन हो जाएगा, तो यानी कि एक एंट्री को भरने का एक ही तरीका होगा, लेकिन यहाँ पर सी ओवर टू की डायमेंशन दो है, इसका मतलब ये है कि एक एंट्री को भरने के लिए दो एलिमेंट की मतलब दो रियल नंबर की रिक्वायरमेंट रहेगी फिर, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन में ना रहे, इसमें लोग गलती कर जाते हैं कभी कभी, सही है। तो ओवर लेस देन इक्वल्स टू एन, और दूसरा है सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, वेक्टर स्पेस विद वेक्टर स्पेस विद ऑल रियल पॉलिनोमियल विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट कोफिशिएंट्स ओवर आर डिग्री लेस देन इक्वल टू एन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस सेट का स्ट्रक्चर चेंज करा है लेकिन फील्ड चेंज नहीं की है, ना। तो देखिए, आपको वेक्टर स्पेस बनाना है, तो कोई भी पॉलिनोमियल जो लेस देन इक्वल टू डिग्री एन रहे, तो कोई भी px जो होगी वो कैसी दिखती होगी, किसका कॉम्बिनेशन होगी, a0 a1x a2x स्क्वायर से लेकर an x की पावर n जैसी, जहां पर जितने भी ai हैं सब रियल नंबर से आएंगे, फॉर ऑल i 0 to n, सही है, फॉर ऑल i 0 to n। तो आप यहां से बनाना शुरू कीजिए। अब कैसे बनाएं, ये सबसे बड़ी समस्या है ना। देखो, एकदम आसान तरीका बना देता हूँ, कैसे बनाते हैं, और बेसिस इसी से बेसिस भी बन जाएगी। बेसिस कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी सेट के लिए, वेक्टर स्पेस के लिए, तो वो आती डायमेंशन के थ्रू ही है। पहले आप डायमेंशन निकाल लीजिए, एक बार आपको डायमेंशन पता चल गई तो बेसिस भी पता चल जाएगी कि क्या बेसिस बनेगी। तो मैंने क्या करा, ये जितने भी स्केलर हैं सबको कॉलम वाइज लिख लिया इस तरीके से, a0
A1 A2 से लेकर AN। ठीक, करना क्या है कि आपके पास जितनी भी पावर है, तो 1x एक्स स्क्वायर से लेकर xn तक की पावर है, इनको इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, तो A0 को बनाने के लिए आपको कितना स्केलर यूज करना पड़ेगा? 1 ही यूज करना पड़ेगा, बाकी सबको 0 रखते चले जाइए। ठीक, A1 को बनाने के लिए A1 का जो कॉम्बिनेशन है वो x के साथ है ना, तो इसको 0 रखिए, इसको 1 रखिए, बाकी सबको 0 बना दीजिए। A2 एक्स स्क्वायर मतलब A2 एक्स स्क्वायर है, ये आ गया 1, ये यहाँ पर 0। इस तरीके से आप इनको कंटिन्यू नीचे 0 करते चले जाइए, तो लास्टली जाकर ये 1 बचेगा। तो इससे पहले जो डिग्री होगी वो x माइनस एन होगी, यहाँ पर 0, इससे ऊपर एंट्री जो होगी वो 1 होगी। तो इस तरीके से आपको एक n+1 क्रॉस n+1 की एक मैट्रिक्स मिल जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स, जिनके डायगोनल पे कैसा दिखता होगा? 1 दिखता होगा। ठीक है, तो ये जो कॉलम बने हैं, यही कॉलम जो है, इसके लिए बेसिस का काम करेंगे। फिर समझ में आया बात? इनडायरेक्टली बेसिस का काम करेंगे, लेकिन कायदे में बेसिस जो होंगी वो होंगी कौन? 1x एक्स स्क्वायर एक्स की पावर n-1 से लेके x तक। तो यानी कि ये जो पूरा सेट बन रहा है वो किससे बन रहा है? 1x एक्स स्क्वायर से लेके ये है। तो इसमें कितने वेक्टर प्रेजेंट हैं? आप इनको भी क्लेम कर सकते हैं कि हाँ, दे आर द आल्सो बेसिस। तो ये क्या हो गया? इनकी इक्विवेलेंट फॉर्म हो गई, 1x एक्स स्क्वायर की, ये सब कॉलम जो हो गए इनके। ठीक, क्योंकि हम बेसिस के अभी बारे में बोल कर आए थे कि बेसिस इज नॉट यूनिक, तो ये भी बेसिस का काम करेंगे ऊपर वाले, और ये नीचे जो कॉलम है ये भी बेसिस का काम कर सकते हैं। तो इनका यूज मालूम है कहाँ करते हैं? डिग्री ऑफ एक्स, वो आप चेंज ऑफ मैट्रिक्स में करते हैं हम। ठीक, चेंज ऑफ मैट्रिक्स में इस टाइप से स्टैंडर्ड बेसिस उठा के करते हैं। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? यहाँ पर n+1 प्रेजेंट है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि भाई डायमेंशन जो होगी वो कितनी हो जाएगी? n+1। पहले वाले के लिए डायमेंशन हो जाएगी n+1। अब तो ये तो कहानी किसके ऊपर है? पूरी एकदम R/R के। तो यानी कि n+1 पोजीशन को भरने के लिए एक ही एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी R/R से, लेकिन दूसरे वाले में n+1 एलिमेंट को भरने के लिए कितने एलिमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? तो ये जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर है फिर? ये कॉम्प्लेक्स ओवर R है, तो एक एलिमेंट को भरने के लिए 2 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो यहां से, तो ये तो हो गया पहले वाले का आंसर, और दूसरे वाले का आंसर कितना हो जाएगा फिर? दूसरे वाले की डायमेंशन हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ n+1। तो इस तरीके से अब क्या है, हमारा तरीका रहता है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाए। तो अब यहाँ से हमें फिर शॉर्टकट्स निकालते हैं। फिर जितना आप शॉर्टकट्स कैसे निकालते हैं, लोग जनरली शॉर्ट कहते हैं भाई आप बहुत लेंथी प्रोसेस बता रहे हो, तो लेंथी प्रोसेस जब पता होगा तभी आप अपने शॉर्टकट्स बना सकते हैं इजीली। शॉर्टकट बनते कैसे हैं, ये एक अलग चीज है। ठीक, पहले आपको प्रोसेस आना चाहिए पूरा। अगर आपको एक बार प्रोसेस पूरे से अच्छे से आ गया तो आप खुद के शॉर्टकट बनाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन इस बात में बिल्कुल भी बिलीव मत करना कि शॉर्टकट से आप एक बार में आंसर निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बन जाते हैं जिनके आंसर शॉर्टकट से नहीं आते हैं। ओके ना? तो आगे क्या है कि अगर एफ कोई भी फील्ड है और फील्ड ओवर फील्ड पर आप डायमेंशन देखने जाएंगे, उसकी डायमेंशन हमेशा एक ही रहेगी। ठीक, ये हम दूसरा जो पॉइंट लिख रहे हैं वो डिस्कस कर चुके हैं कि C/R की डायमेंशन हमेशा 2 होती है। तीसरी चीज कि डायमेंशन ऑफ
C/Q जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो इनके पीछे मॉडर्न अलजेब्रा का भी बहुत बड़ा हाथ है कि वो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं वहां फिर। तो R/Q की भी डायमेंशन कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी। यानी कि डिग्री ऑफ एक्सटेंशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि Q को कितना एक्सटेंड करें कि वो C बन जाए। तो कितने नंबर देने पड़ेंगे आपको पूरे के पूरे? पहले तो आप Q को रियल में कन्वर्ट कराइए, फिर रियल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कराइए I से मल्टीप्लाई करके पूरे R में। सही है, तब जाके उनके ऑल पॉसिबल पेयर बनाइए। तो कितने वेक्टर चाहिए आपको? इनफाइनाइट वेक्टर चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है इसके पीछे। अब आप कहेंगे कि नहीं भाई हमें तो भाई बेसिस डायमेंशन के कॉन्सेप्ट से बताइए। तो Q/R की डायमेंशन निकालने का एक तरीका है। आप क्या कीजिए, एक सेट कंसीडर कर लिए 1 पाई, पाई स्क्वायर, पाई की पावर 3, पाई की पावर 4, इस टाइप से, या 1 ई स्क्वायर, ई की पावर 3, ई की पावर 4, इस टाइप से। आप पाई प्लस ई की पावर ले लीजिए, कैसे चाहे जैसे चाहे वैसे। लेकिन आपको एलिमेंट वो लेने हैं जो क्यू के, यानी कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कभी भी क्यू में ना जाए। ये क्यू के वेक्टर नहीं होने चाहिए, बस आर के वेक्टर हो। तो ओवर द फील्ड ऑफ ये वेक्टर क्या है, ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। तो लेकिन इनफाइनाइट सेट तो आप एक बार में कंसीडर कर नहीं सकते, तो आपको कहीं ना कहीं जाके इसको फाइनाइट करना पड़ेगा कि चलो साहब यहां तक रह लीजिए। तो पहले हम इतने को एल आई प्रूफ करेंगे कि तुम एल आई, तो तुम्हारे ऊपर जो इनफाइनाइट सेट होगा वो भी एल आई होगा। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में आप इनको एल आई प्रूफ करते हुए चले जाएंगे। तो ये पूरा इनफाइनाइट तक आप मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करके एल आई प्रूफ कर देंगे। तो ये जो इनफाइनाइट सेट बनेगा, तो अब ये क्या है, पूरे वेक्टर स्पेस को स्पेन कर नहीं सकता, तो इनकी भी रिक्वायरमेंट रहेगी, पाई प्लस ई जैसे नंबर की रिक्वायरमेंट रहेगी। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे नंबर की रिक्वायरमेंट रहने वाली है फिर ओवरऑल। ये तो जितनी भी पावर होंगी पाई की वो सब चाहिए, ई की जितनी पावर होंगी वो सब चाहिए, ई और पाई के प्रोडक्ट की जितनी पावर होंगी वो सब चाहिए, फिर उनके भी सेपरेट कॉम्बिनेशन चाहिए। सही है, यही अपने आप में इनफाइनाइट है। फिर आपको √2, √3, √5 इस टाइप के नंबर चाहिए। ये कहां से लाओगे? ये तो क्यू के पास है ही नहीं। ठीक है, √6, √12, √19, ये सब कहां से लाओगे? ये भी क्यू के पास नहीं है। तो ऐसे करके आपको कितने वेक्टर चाहिए आप सोच लीजिए। फिर आपको एकदम इनफाइनाइट वेक्टर चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर डायमेंशन जो रखी है वो इनफाइनाइट रखी है। तो कुछ इस तरीके से भी सोचा जा सकता है ना, कि ये क्यों होती है इनफाइनाइट। ओके, तो आगे बढ़े। आगे जो है इसमें अगला रिजल्ट है, ईच बेसिस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस क्या है? ईच बेसिस ऑफ फाइनाइट या बेसिस, बहुत सारी भी बात कर रहे हैं, चलो, बेसिस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर यानी कि किसी भी वेक्टर स्पेस के पास दो बेसिस आप ले रहे हैं और उनमें कंपेयर करेंगे, तो उनके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे अगर वो फाइनाइट डायमेंशन की है तब। प्रूफ इसका वही है, रिप्लेसमेंट लेमा से आप प्रूफ कर सकते हैं कि एक बेसिस को स्पेनिंग सेट मानिए, एक को एल आई सेट मानिए, वहां से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं इजीली। ठीक, ठीक है ना। आगे क्या है इसमें? आगे एक और थ्योरम आती है, उसका नाम है एक्सटेंशन थ्योरम। एक्सटेंशन थ्योरम कहती है, अगर कोई भी फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, इफ V/F इज फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस एंड S is any Li set, S is any Li set from
बी ओवर एफ। तो इनका स्टेटमेंट है देन आइदर एस इज बेसिस, या तो एस बेसिस होगी और इट कैन बी एक्सटेंडेड, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू अ बेसिस, नहीं तो फिर वो बेसिस तक एक्सटेंड की जा सकती है। ये है तरीका। तो इसका प्रूफ आप लोगों ने यूजी में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो प्रूफ बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। तो जैसे आप वेक्टर स्पेस ले लीजिए R3/R, ठीक है। तो आपने एक सेट ले लिया 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1, एक सेट ले लिया ये, एक सेट ले लिया ये। सही है। तो अगर आप इस सेट के थ्रू जाएंगे तो ये ऑलरेडी इज अ बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस। अगर आप ये देखने जाएंगे तो ये एल सेट तो है लेकिन पूरा बेसिस नहीं है ना, तो इट कैन बी एक्सटेंडेड। तो इसमें कौन सा वेक्टर लेकर आना पड़ेगा, इस टाइप का एक वेक्टर लेकर आना पड़ेगा, तो वो इसको बेसिस तक एक्सटेंड करा सकता है। ये है हमारी एक्सटेंशन थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक, ओके ना। आगे क्या है इसमें, आगे एक रिजल्ट है फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस के ऊपर ये, और बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आप इसकी एप्लीकेशन देखने के लिए फ्रेडवर्क की बुक यूज कर सकते हैं, उसमें दे रखा है। ठीक। जैसे मान लो आपके पास V कोई फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, और V की डायमेंशन n है, डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू n दे रखी है। सही है। अ सेट ऑफ वेक्टर विच इज, अ सेट ऑफ वेक्टर्स, एक सेट ऑफ वेक्टर दे रखा है जिसके बारे में बता रखा है कि वो क्या क्या है। नंबर 1 वो LI भी है, नंबर 2 वो स्पेनिंग सेट भी है, और स्पेनिंग सेट मतलब, या स्पेनिंग, उसका स्पेनिंग सेट स्पेंस भी, ऐसा लिख लेते हैं क्योंकि एस स्पेनिंग सेट कुछ दिया नहीं है अभी, हम तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं उसका जो भी स्पेनिंग सेट है वो वेक्टर स्पेस को स्पेन करता होगा। और तीसरा चीज, उसके पास एन एलिमेंट है। ये तीन चीज उसके पास पहले से ही प्रेजेंट है कि वो जो एन एलिमेंट है वो LI है और स्पेन करते हैं वेक्टर स्पेस को। कंक्लूजन क्या है इनका, अगर आपने पहले दूसरे को मिला दिया तो वो इंप्लाई करता है तीसरे वाले को। अगर कोई भी चीज फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस के ऊपर LI और स्पेनिंग हो गई तो उसके पास n ही एलिमेंट होंगे, n से ज्यादा नहीं होंगे ना कम होंगे। दूसरा रिजल्ट है इसके ऊपर, अगर आपने पहले वाले को और तीसरे वाले को मिला दिया तो दूसरा वाला बन जाएगा। सही है। और तीसरा रिजल्ट है कि अगर आपने दूसरे वाले को और तीसरे वाले को मिला दिया तो पहला वाला बन जाएगा। ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, इसका प्रूफ बड़ा मजेदार है वैसे तो। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ठीक। तो आपको इसकी एप्लीकेशन मैंने बता दिया, जैसे कि आपको फ्रेडवर्क की बुक में मिल सकती है इसकी एप्लीकेशन करने के लिए। ठीक, पेपर में आ चुकी है इसकी भी एप्लीकेशन। सही है ना। अगला रिजल्ट क्या है, अगला रिजल्ट कहता है कि अगर V कोई भी फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है और W उसका सब स्पेस है, इफ B is defining as फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस और W डिफाइन कर रहे हैं
सब स्पेस ऑफ बी ओवर एफ। ठीक, बिना फील्ड के तो कुछ होगा ही नहीं वेक्टर स्पेस में। देन कंक्लूजन ये है कि डायमेंशन डब्ल्यू कभी भी डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस को एक्सीड नहीं कर सकती। ये भी एक थ्योरम है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक, प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ एकदम आसान है। तो प्रूफ के लिए आप वही रिप्लेसमेंट लेमा का यूज कर सकते हैं फिर से। ठीक है, तो ये है अगला रिजल्ट एक। ठीक, इसके बाद जो कहानी है वो इसमें है ऑर्डर्ड बेसिस और कोऑर्डिनेट्स। तो ऑर्डर्ड बेसिस अपने आप में बहुत ही सुपर चीज है। इसके क्वेश्चन की जो एप्लीकेशंस हैं, जिसकी जो एप्लीकेशन इस कॉन्सेप्ट की, वो फंक्शनल एनालिसिस में भी बहुत हैं। ठीक, इनर प्रोडक्ट में भी बहुत हैं, आईआईटी जैम में बहुत पेपर में आती हैं, और नेट में भी फ्रिक्वेंटली आती रहती हैं। ठीक है ना। ऑर्डर्ड बेसिस एंड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्कशन लेंगे। ऑर्डर्ड बेसिस एंड कोऑर्डिनेट्स। ठीक, ये कह रहा है ऑर्डर्ड बेसिस क्या होती है, पहले उसी को ही समझ लेते हैं। ऑर्डर्ड बेसिस का मतलब है किसी भी चीज को फिक्स कर देना। जैसे कि आपके पास जर्नली एक सेट ए है, इसमें 1 0 और 0 1। ठीक, और एक और सेट आप बी ले लीजिए, इसमें 0 1 और 1 0 ले लीजिए। तो आप कहेंगे कि इनके क्रम आगे पीछे करने से कुछ थोड़ी चेंज ना हो जाएगा? बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। हालांकि ये दोनों चीजें सेम वेक्टर स्पेस को जनरेट करेंगी, लेकिन इनके ऊपर जो स्केलर काम करेंगे, इसके ऊपर जो स्केलर काम करेंगे वो इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। अब आप लगाइए, जैसे आपको एक वेक्टर बनाना है 2 3, तो आप कहेंगे कि भाई 2 × 1 0 कर लो और 3 × 0 1 कर लो। सही है। और फिर ये तो बना दिया आपने इसके रेस्पेक्ट में। और 2 3 बनाने के लिए अगर इसका यूज करेंगे आप, तो पहले रखेंगे 3 × 0 1 और फिर रखेंगे 2 × 1 0। तो यानी कि इस वेक्टर को बनाने के लिए कोऑर्डिनेट्स का क्रम क्या है, पहले 2 यूज हुआ है फिर 3 यूज हुआ है। तो क्या 2 और 3 उसी क्रम में यूज हुए? नहीं हुए ना। तो यानी कि बेसिस का क्रम आगे पीछे करने से उनके कोऑर्डिनेट्स का भी तो क्रम बदल गया। तो अगर इस बेसिस के रेस्पेक्ट में कोई वेक्टर बनता है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप उनके कोऑर्डिनेट्स का क्रम आगे पीछे कर दोगे तो उसी क्रम में वो फिर से बने। इसलिए हमने नाम दिया है ऑर्डर्ड बेसिस। ऑर्डर्ड का मतलब जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहेगा पूरा सवाल सॉल्व होने तक, आगे पीछे नहीं हो सकता। सही है। तो जैसे आप चॉकलेट बांटते होगे बच्चों में, तो एक बार जिसको मिल गई इसको दोबारा देते हो, फिर आपका बड़प्पन होगा तो आप दोबारा भी दे दोगे। और अगर लिमिटेड लेकर आए हो फिर दोबारा कैसे दे दोगे? या तो अपना हिस्सा दो, नहीं तो फिर उससे क्या कहोगे कि भाई तुम्हें एक बार मिल गया तो दोबारा क्यों ले रहे हो, है ना। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें भी हम को रिलेट कर सकते हैं रियल लाइफ से। तो ऑर्डर्ड बेसिस का कॉन्सेप्ट क्या है रियल लाइफ से, यानी कि एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, है ना। बात करते हैं थ्योरी की, थ्योरी में कैसा दिखता है। एप्लीकेशन तो मैंने बता ही दिया। अगर एस कोई भी ऑर्डर्ड बेसिस है, इफ एस इज इक्वल टू α1 α2 से लेके αn is an ordered basis for a vector space B over F
if ith element of S, if ith element of S is alpha I and S is a basis of B over F, such that क्या दे रखा है कि अल्फा को बनाने का तरीका C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 से लेकर Cn अल्फा n है। ठीक, देन जो स्केलर मैंने यूज किए हैं उनको इस तरीके से लिख लीजिए, C1 C2 से लेकर Cn is known as coordinates of alpha with respect to ordered basis S of B over F। ये है हमारा किसका कॉन्सेप्ट, ऑर्डर बेसिस एंड कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाते हैं। ठीक ना। तो लिखा कैसे जाता है इसको, कोऑर्डिनेट्स को लिखते कैसे हैं। नेट में ऑप्शंस में भी काफी बार यूज किया गया है इसको कि कोऑर्डिनेट्स ऐसा दे रखा है तो ये क्या होगा। ठीक है ना, कभी कभी क्वेश्चन बना के भी पूछ लिया गया है। एंड इट इज डिनोटेड बाय डिनोट करने का तरीका है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ अल्फा with respect to ordered basis S is given by C1 C2 Cn C1 C2 से लेकर Cn, ये है हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक, तो इसको बोलते हैं दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स ऑफ अल्फा with respect to ordered basis S। ठीक है ना। सो एक क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेक्टर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेक्टर। क्या वेक्टर दे रखा है, 7 + 11x प्लस 13x² बिलोंगिंग्स टू P2R, जो एक वेक्टर स्पेस P2R में बिलोंग करता है विद रेस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड बेसिस, विद रेस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड बेसिस, ऑर्डर्ड बेसिस दे रखी है 1 + x 1 - x, 1 + x + x²। ठीक, ऑफ P2R।
ठीक, ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी का रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फिर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे डायमेंशन थ्योरम W1 प्लस W2 के ऊपर। ठीक, उनकी एप्लीकेशंस, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे डायमेंशन कैसे कैसे निकाली जाती हैं। ठीक है, और फिर कोशेंट स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब डिस्कस करेंगे। सी, तो सिंपल सी बात है, आपको इस ऑर्डर बेसिस के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो ये जो वेक्टर बनेगा वो इसी बेसिस के रेस्पेक्ट में बनाना पड़ेगा। आप इसके ऊपर स्केलर यूज करेंगे फिर इस टाइप से, क्योंकि वेक्टर को बनाने के लिए इन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो 7 प्लस 11x प्लस 13x², कुछ कुछ ऐसा लिखा जाएगा, है ना। तो यहां से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए दोनों तरफ कंपेयर करके, तो आपको 3 इक्वेशन मिलेंगी। उन 3 इक्वेशन में पहली इक्वेशन मिलेगी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन मिलेगी a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11, और तीसरी इक्वेशन आपको मिलेगी c इज इक्वल टू 13। यहां से c की वैल्यू तो क्लियर पता चल गई कि 13 है। इन c की वैल्यू को दोनों को इसमें ले जाकर रख दीजिए और a और v की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तब जाके आपको v की वैल्यू मिलेगी -2 और a की वैल्यू मिलेगी कितनी, -4, सिंप्लीफाई करने पर। तो देयरफॉर हमारा जो कोऑर्डिनेट आने वाला है तो वो कितना रहने वाला है, यानी कि अल्फा विद रेस्पेक्ट टू s इज गिवन बाय -4 -2 30। ये अपना आंसर है, ठीक है ना। तो इस टाइप की चीजें हमारी रहती हैं। ठीक, तो बाकी का रिमेनिंग पार्ट जैसा कि हमने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।